Hello everyone. In this video, we are going to discuss certain legislations leading to the Hindu Succession Act of 1956. As we all know, Hindu Succession Act was passed in 1956. 1956 में ये एक्ट पास हुआ है, बट HSA से पहले बहुत सारे ऐसे एक्ट्स आए हैं जिन्होंने एक्चुअली जो प्रेजेंट HSA है उसको एक फॉर्म दिया है, उसको एक शेप दिया है, एंड वी नीड टू डिस्कस ऑल दोज एक्ट्स एज वेल. तो उन एक्ट्स के कंटेक्स्ट में हमारे लिए क्या क्या अभी इम्पॉर्टेंट होगा, क्या क्या रेलिवेंट होगा, वो हम अभी डिस्कस करेंगे. प्लीज रिमेंबर दैट हिंदू सक्सेशन एक्ट एंड हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, इन सभी एक्ट से पहले हिंदू लॉ जो था वो लार्जली अनकोडिफाइड था. ओनली सर्टन एस्पेक्ट्स वर कोडिफाइड, अदरवाइज द हिंदू लॉ वाज लार्जली अनकोडिफाइड. बट अगर हम दूसरे एक्ट्स की बात करें, अगर हम दूसरे पर्सनल लॉज की बात करें, तो वो पर्सनल लॉज कोडिफाइड थे कुछ कुछ एक्सटेंट तक. एंड वो जो पर्सनल लॉज कोडिफाइड थे उनका कुछ कुछ इम्पैक्ट हमारे हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956 पर भी पड़ा है. इनफैक्ट जो प्रेजेंट पोजीशन है उस पर भी उन कोडिफिकेशंस का इम्पैक्ट है. सो लेट्स जस्ट डिस्कस दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल, the Caste Disabilities Removal Act of 1850 was introduced by the Parliament. So Caste Disabilities Removal Act में क्या था? There are certain disqualifications under personal laws. ठीक है, पर्सनल लॉज में कुछ कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस होती थी, जैसे मर्डर ऑफ द प्रोसिटर्स, ही कैन नॉट इनहेरिट एनी प्रॉपर्टी. ठीक है, या फिर अ पर्सन हैविंग फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटीज कैन नॉट इनहेरिट एनी प्रॉपर्टी, एंड अ पर्सन हु हैज कन्वर्टेड टू अनदर रिलीजन कैन नॉट इनहेरिट एनी प्रॉपर्टी. ठीक है, तो ये कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस थी जो हिंदू लॉ में उस टाइम पर एग्जिस्ट करती थी. जैसे मर्डर ऑफ प्रोसिटर्स, वो प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं कर सकता. ठीक है, सिमिलरली अगर मेंटल या फिजिकल डिसेबिलिटीज है कुछ पर्टिकुलर टाइप की, तो उस कंटेक्स्ट में भी वो प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं कर सकता. फॉर इंस्टेंस, इफ द पर्सन इज ऑफ अनसाउंड माइंड, देन ही वाज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टी. सिमिलरली, इफ द पर्सन हैज converted to another religion, then also he was disqualified from inheriting the property. अब कास्ट डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट ऑफ 1850 में क्या हुआ, ये वाली जो कंडीशन है दैट अ कन्वर्ट कैन नॉट इनहेरिट प्रॉपर्टी, इसको रिमूव कर दिया गया. सो दैट मीन्स disqualification regarding convert cannot inherit property. This was removed. सो इस एक्ट का इम्पैक्ट क्या हुआ, अगर कोई पर्सन है वो कन्वर्ट करता है तो उस केस में वो प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकता है, वो अब डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी. बट द रूल्स रिगार्डिंग दिस थिंग आर अ लिटिल डिफरेंट. लेट्स जस्ट डिस्कस दैट. मान लो एक जॉइंट फैमिली है वेयर एक्स एंड वाई आर अ मैरिड कपल एंड दे हैव 2 चिल्ड्रन, ए एंड बी. अब ए भी मैरिड है, ए की वाइफ है, एंड ए का एक सन है जी. ठीक है, अब ए मान लो कन्वर्ट कर लेता है, ए कन्वर्टेड. ठीक है, अब कास्ट डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट से क्या हुआ, कन्वर्जन एज अ डिस्क्वालिफिकेशन हैज बीन रिमूव्ड. दैट मीन्स ए कैन इनहेरिट प्रॉपर्टी, बट द कैच हियर इज दैट ओनली ए कैन इनहेरिट प्रॉपर्टी. ठीक है, नॉर्मल सर्कमस्टांस में क्या होता कि जो प्रोपोसिटस है उसकी फैमिली पूरी इनहेरिट कर सकती थी प्रॉपर्टी. ठीक है, बट यहाँ पर क्या होगा, अब मान लो एक्स की डेथ हो जाती है. ठीक है, एक्स डाइज, देन इन दैट सिचुएशन बी विल गेट द प्रॉपर्टी, ए विल गेट द प्रॉपर्टी, बिकॉज कन्वर्ट को प्रॉपर्टी मिलती है अभी. ठीक है, कास्ट डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट से कन्वर्जन रिमूव हो गया है एज अ डिस्क्वालिफिकेशन. ए विल गेट द प्रॉपर्टी, Y will get the property, but Z will not get the property. Similarly, W will not get the property. Normal circumstances में wife और child को भी property मिलती है, but W will not get the property and Z will not get the property. Because normal circumstances में देखो Z को property मिलती है because he is the grandson of X. ठीक है, but यहाँ पर क्या हुआ, conversion की वजह से A तो मुस्लिम बन गया मान लो. ठीक है, ए ने खुद को मुस्लिम में कन्वर्ट कर लिया, सो ए इज मुस्लिम, बट हिज वाइफ एंड हिज चाइल्ड दे बोथ आर हिंदूज. ठीक है, अब इस कन्वर्जन का इफेक्ट ये हुआ, नॉर्मली इससे पहले 1850 वाले एक्ट से पहले क्या होता था
ये होता था कि अज्यूम किया जाता था कि एक हिंदू से एक हिंदू ही इनहेरिट करे प्रॉपर्टी एंड एक मुस्लिम से एक मुस्लिम ही इनहेरिट करे प्रॉपर्टी, ठीक है। बट कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट से जो कन्वर्जन है वो डिस्क्वालिफिकेशन रिमूव हो गया, ठीक है। दैट मीन्स अ कन्वर्ट कैन इनहेरिट प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर ए इनहेरिट कर सकता है प्रॉपर्टी एक्स की, ठीक है, बट ये जो प्रॉपर्टी है ये आगे डिवॉल्व नहीं होगी बिकॉज यहाँ पर ए हिंदू नहीं है, वो मुस्लिम बन गया है, ठीक है। तो दैट मीन्स ये जो फैमिली है ये तो हिंदूज है, तो यहाँ पर आगे जो भी डेवल्यूशन होना चाहिए प्रॉपर्टी का वो हिंदू एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता, ठीक है, बिकॉज हियर ए इज नाउ अ मुस्लिम इन दिस केस, ठीक है। अब यहीं पर मान लो ए कन्वर्टेड है एंड एक्स की जगह ए की डेथ हुई होती, यहाँ पर अब अगर x की जगह a की डेथ हुई होती तो इस केस में भी a के जो लीगल एयर्स हैं W, Z, X, B, ठीक है, ये लोग प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं कर सकते। दिस इज द कैच हियर, ठीक है। यहाँ पर जो कन्वर्टेड पर्सन था अगर उसकी खुद की डेथ हो जाए तो उसके केस में उसके लीगल एयर्स W, Z, X ये लोग इनहेरिट नहीं कर सकते हैं प्रॉपर्टी। वाई? बिकॉज हियर ए इज मुस्लिम नाउ एंड हिज फैमिली मेंबर्स आर हिंदू। यहाँ पर जो सक्सेशन रूल्स अप्लाई होंगे वो मुस्लिम पर्सनल लॉज के अकॉर्डिंग अप्लाई होंगे बिकॉज द प्रोपोसिटस इज ए इन दिस केस एंड ही इज मुस्लिम, ठीक है। एंड हिंदू सक्सेशन लॉज के अकॉर्डिंग नहीं डिवॉल्व होगी प्रॉपर्टी। सो दिस इज द कैच हियर, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ कन्वर्ट पहली बात तो इनहेरिट कर सकता है प्रॉपर्टी अगर किसी की डेथ होती है, उसके आगे जो चिल्ड्रन है और ग्रैंड चिल्ड्रन है वो लोग नहीं इनहेरिट करते। एंड सेकंड थिंग इज दैट इफ द कन्वर्टेड पर्सन हिमसेल्फ डाइज तो उस केस में उसके लीगल एयर्स हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग नहीं प्रॉपर्टी इनहेरिट करेंगे, रादर दे विल इनहेरिट प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू द रिलीजन इन विच दैट प्रोपोसिटस हैज कन्वर्टेड हिमसेल्फ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम में कन्वर्ट हुआ था तो मुस्लिम लॉज के अकॉर्डिंग वो इनहेरिट करेंगे प्रॉपर्टी एंड नॉट अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉज। सो दिस वाज कास्ट डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट ऑफ 1850। देन इन 1856 द हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड। सो इससे पहले विडोज के लिए हिंदुइज्म में रीमैरी करना अलाउड था ही नहीं। This was allowed for the first time through this act, that is the Hindu Widows Remarriage Act of 1856, ठीक है। अब इसका इफेक्ट ये हुआ कि अगर कोई विडो है वो रीमैरी कर सकती है, ठीक है, शी कैन रीमैरी, सो देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। बट व्हाट अबाउट द प्रॉपर्टी दैट शी इनहेरिट्स, ठीक है। मान लो they have a child named A and B and A is married to Z, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर X की डेथ हो गई, ठीक है, X की डेथ हो गई तो इस केस में Y, A, B इन तीनों को प्रॉपर्टी मिलेगी, राइट, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर A की डेथ होती है, अब A की जो प्रॉपर्टी है बिकॉज इनका कोई चाइल्ड नहीं है, A की प्रॉपर्टी Z के पास जाएगी, ठीक है। ए की जो भी सेपरेट प्रॉपर्टी है वो सब जी के पास जाएगी एंड जी इज विडो इन दिस केस नाउ। अभी जी क्या है? विडो है, ठीक है। अब इस एक्ट का इफेक्ट ये हुआ कि मान लो इसकी डेथ के बाद जी की वापस रीमैरिज होती है, जी लेट्स सपोज जी रीमैरीज एस, ठीक है। तो इस केस में जी ने जो प्रॉपर्टी इनहेरिट करी थी ए से वो प्रॉपर्टी उसी की रहेगी। जी ने जो प्रॉपर्टी इनहेरिट करी थी ए से, ठीक है, ए की डेथ के बाद वो जी की ही रहेगी, दैट विल नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम हर, ठीक है। लेकिन अगर मान लो डेवल्यूशन नहीं हुआ होता, ठीक है, एंड उससे पहले ही जी की रीमैरिज हो जाती, ये तो हमने अभी सर्कमस्टांस वो डिस्कस करा कि ए की प्रॉपर्टी डिवॉल्व हो गई जी पर और उसके बाद जी ने रीमैरी कर लिया, तो उस केस में वो प्रॉपर्टी जी की ही रहेगी, एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी मानी जाएगी जी की, ठीक है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर डेवल्यूशन नहीं हुआ था प्रॉपर्टी का एंड उससे पहले जस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ ए Z remarries S. In that case, she will be treated as if she has died in the eyes of the original family. ठीक है, उसको एज अ डेड पर्सन ट्रीट किया जाएगा उसकी रीमैरिज के बाद, अगर प्रॉपर्टी डिवॉल्व होने से पहले उसकी मैरिज हुई है तो, एंड उस केस में जी को फिर प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी ए की, ठीक है, अगर वो रीमैरी पहले कर लेती है तो। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ Hindu Widow Remarriage Act of 1856. नेक्स्ट इज हिंदू विल्स एक्ट ऑफ 1870। एक चीज याद रखो कि विल्स का कंसेप्ट कभी हिंदू में ओरिजिनली था ही नहीं,
हिंदू पर्सनल लॉ में विल्स रिकॉग्नाइज ही नहीं थी. दैट मीन्स टेस्टामेंट्री सक्सेशन वॉज नॉट रिकॉग्नाइज अंडर द हिंदू पर्सनल लॉज. एंड इसमें ये फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज हुआ है 1870 में थ्रू द हिंदू विल्स एक्ट ऑफ 1870. बट हिंदू विल्स एक्ट से पहले मुस्लिम्स आ गए थे इंडिया में. ठीक है. एंड विल्स का जो कंसेप्ट है जो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ है वो एक्चुअली मुस्लिम पर्सनल लॉ से इंट्रोड्यूस हुआ है. मुस्लिम पर्सनल लॉ से ही उसका इफेक्ट आगे क्रिश्चियंस, पारसीज, ज्यूज में भी देखा जाता है. उनमें भी टेस्टामेंट्री सक्सेशन रिकॉग्नाइज्ड है. ठीक है. एंड बाद में हिंदूज में वो रिकॉग्निशन आया है हिंदू विल्स एक्ट ऑफ 1870 से. In fact, Hindu Wills Act of 1870 से पहले there was this Indian Succession Act of 1869. ठीक है. इंडियन सक्सेशन एक्ट ऑफ 1869 हिंदू विल्स एक्ट से एक साल पहले आया था. एंड जो लेजिस्लेटर्स थे उनका तो इंटेंट ये था कि ये जो एक्ट है ये सभी रिलीजन्स पर इक्वली अप्लाई हो. दैट इज हिंदू, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस एंड पारसीज. ठीक है. लेजिस्लेटर्स का तो यही मानना था कि ये सब पर अप्लाई हो. बट हिंदूज और मुस्लिम्स पर इनको अप्लाई नहीं किया गया. ठीक है. इनको इस एक्ट के एम्बिट से बाहर रखा गया. एंड दिस एक्ट applied to Christians and Parsis. Even today, the succession among Christians and Parsis is governed by Indian Succession Act only. ठीक है. 1925 का Indian Succession Act उसे govern करता है आज भी, लेकिन वो हिंदूज और मुस्लिम्स पर नहीं अप्लाई होता है. इनफैक्ट इंडियन सक्सेशन एक्ट ऑफ 1869 में ही बिल्स का कंसेप्ट भी इंट्रोड्यूस हुआ था. ठीक है. एंड वो कहाँ से हुआ था? मुस्लिम पर्सनल लॉ से इंट्रोड्यूस हुआ था फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर इंडियन सक्सेशन एक्ट ऑफ 1869 बिकॉज इट वाज नॉट एप्लीकेबल ऑन हिंदूज एंड मुस्लिम्स. इसलिए उन पर विल्स का कंसेप्ट अप्लाई करने के लिए द हिंदू विल्स एक्ट केम इनटू फोर्स. सो बेसिकली दिस एक्ट रिकॉग्नाइज्ड टेस्टामेंट्री सक्सेशन अमंग हिंदूज. Now after this Indian Succession Act of 1869, the Special Marriage Act of 1872 came into force. अब Special Marriage Act of 1872 actually अब स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1872 अपने आप में काफ़ी रेवोल्यूशनरी था बिकॉज इट रिकॉग्नाइज्ड दैट एनी पर्सन कैन मैरी एनी अदर पर्सन. ठीक है. इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, द कास्ट और द कम्युनिटी दैट ही बिलोंग्स टू, दैट ही और शी बिलोंग्स टू. ठीक है. तो स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1872 में कोई भी किसी से शादी कर सकता है. एनी पर्सन कैन marry any other person irrespective of religion, race, caste, community, etc. ठीक है. तो कोई भी किसी से मैरिज कर सकता था, मैरिज सोलमनाइज कर सकता था. एंड द मैरिजेस solemnized under this SMA were to be governed by ISA, Indian Succession Act. दैट मीन्स अगर कोई स्पेशल मैरिज एक्ट में जाकर मैरिज अपनी सोलमनाइज कर रहा है तो उस केस में उस पर सक्सेशन लॉज कौन से एप्लीकेबल होंगे? इंडियन सक्सेशन एक्ट के होंगे. बट देयर वाज अ कैच हियर. लेट्स सपोज two Hindus get married under SMA. ठीक है. दो हिंदू अगर उनकी मैरिज सोलमनाइज हो रही है स्पेशल मैरिज एक्ट में, अभी हमने क्या देखा? स्पेशल मैरिज एक्ट में अगर मैरिज सोलमनाइज हो रही है तो उस केस में इंडियन सक्सेशन एक्ट एप्लीकेबल होगा. बट यहाँ पर एक्सेप्शन ये है कि अगर दो हिंदू की मैरिज सोलमनाइज हो रही है स्पेशल मैरिज एक्ट में तो उन पर हिंदू सक्सेशन एक्ट एप्लीकेबल होगा. And not the Indian Succession Act. So you need to remember this thing as well. Now let's come to next act.
दैट इज द हिंदू डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ऑफ 1916। देखा कि हिंदू विल्स एक्ट के थ्रू हिंदूज भी अब टेस्टामेंट्री सक्सेशन के थ्रू अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते थे थ्रू wills. That means a Hindu can opt any person who will be legal heir of that person regarding that property. वो खुद डिसाइड कर सकता है, वो खुद चूज कर सकता है कि उसकी सारी प्रॉपर्टीज किसके पास जानी चाहिए एंड किसके पास नहीं। द हिंदू डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की जब हम बात करें तो ये गिफ्ट और विल से को ही गवर्न करता है। बट इससे पहले ये पता होना चाहिए कि गिफ्ट और विल का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो गया था हिंदूज में। ठीक है, गिफ्ट का कंसेप्ट पहले से था, विल का कंसेप्ट पहले से नहीं था। दिस वाज इंट्रोड्यूस थ्रू हिंदू विल्स एक्ट ऑफ 1870। ठीक है, अब ये इंट्रोड्यूस्ड है हिंदूज के कंटेक्स्ट में, बट एनी गिफ्ट और एनी विल कैन बी मेड ओनली इन फेवर ऑफ अ लिविंग पर्सन। ठीक है, तो गिफ्ट और विल हिंदू पर्सनल लॉ में, क्लासिकल हिंदू लॉ में सिर्फ लिविंग पर्सन के कंटेक्स्ट में या एग्जिस्टिंग पर्सन के कंटेक्स्ट में, दैट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट टर्म एक्चुअली, एग्जिस्टिंग पर्सन के कंटेक्स्ट में ही सिर्फ गिफ्ट और विल बन सकती थी। बट दिस हिंदू डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ऑफ 1916 changed this aspect. That means now gift and will can be made in favor of a person who is not existing at the time of making of that gift or will. Can be made in favor of non-existing person. ठीक है, इसका एग्जाम्पल समझो। मान लो देर इज अ पर्सन ए। ठीक है, ए बोलता है कि आई वॉन्ट टू मेक अ विल इन विच ही डिवॉल्व्स ऑल हिज प्रॉपर्टी to his unborn child। ठीक है, ए का अनबॉर्न चाइल्ड है, उसके फेवर में वो एक विल बनाता है और उसकी प्रॉपर्टी सारी डिवॉल्व हो, वो ये कंडीशन रख देता है। नाउ दिस विल इज वैलिड। ठीक है, अगर क्लासिकल हिंदू लॉ देखें हम तो उसमें वो ये विल वैलिड नहीं होती, बट बिकॉज ऑफ दिस एक्ट दिस विल नाउ बी वैलिड। बट यहाँ पर एक कंडीशन सिर्फ ये होगी कि इस डेवल्यूशन से पहले ए को ट्रस्ट बनाना पड़ेगा इन फेवर ऑफ अ लिविंग पर्सन। So that means by making a trust in favor of a living person, any person can devolve his property by making a gift or will in favor of a non-existing person as well। ठीक है, लिविंग पर्सन के फेवर में एक ट्रस्ट बना के कोई भी पर्सन नॉन एग्जिस्टिंग पर्सन के कंटेक्स्ट में भी गिफ्ट और विल बना सकता है। सो दिस इज अ प्री रिक्विजिट कंडीशन। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट एक्ट, दैट इज द हिंदू इनहेरिटेंस रिमूवल ऑफ डिसेबिलिटीज एक्ट ऑफ 1928। सो हमने इससे पहले डिस्कस किया था कास्ट डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट, और उसमें हमने देखा कि कुछ कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस एग्जिस्ट करती हैं पर्सनल लॉज में। ठीक है, जिसमें कुछ पर्सन्स हैं वो डिस्क्वालिफाइड होते हैं। सिमिलरली अंडर हिंदू लॉ देयर वर सर्टेन कैटेगरी ऑफ पर्सन्स दैट वर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम इनहेरिटिंग प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोपोसिटस। ठीक है, वो डिस्क्वालिफिकेशंस एग्जिस्ट करती थी डिजीजेस एंड डिफॉर्मिटी सेक्शन में। And it consisted of physical as well as mental disability। ठीक है, कुछ डिजीजेस कुछ डिसेबिलिटीज इसमें रिकॉग्नाइज थी। बट इस एक्ट ने, दैट इज हिंदू रिमूवल ऑफ डिसेबिलिटीज एक्ट से क्या हुआ, ये जो फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटीज थी इनको भी रिमूव कर दिया गया एज अ डिस्क्वालिफिकेशन। बिकॉज ये चीज़ रिकॉग्नाइज हुई कि अगर कोई पर्सन फिजिकली डिसेबल्ड है, ठीक है, उसमें उसका कोई फॉल्ट नहीं है। सिमिलरली इफ एनी पर्सन इज मेंटली डिसेबल्ड, उसमें भी उसका कोई फॉल्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये बाय बर्थ डिफेक्ट हो सकता है या फिर लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ पर भी ये चीज़ डेवलप हो सकती है कि मे बी कोई फिजिकली डिसेबल हो जाए या मेंटली डिसेबल हो जाए, बट दिस शुड नॉट बिकम अ ग्राउंड फॉर अ पर्सन
टू होल्ड प्रॉपर्टी, बिकॉज एनीवे अगर देखा जाए तो अगर कोई पर्सन फिजिकली या मेंटली डिसेबल्ड है तो उसको सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल सिक्योरिटी की ज़रूरत है, एंड उसी को अगर हम डिसेबल कर देंगे, उसी को अगर हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे प्रॉपर्टी से, सो दैट जस्ट डजंट मेक एनी सेंस। तो इस वजह से फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटीज़ को रिमूव कर दिया गया, बट देयर वर सर्टन एक्सेप्शंस विच वर स्टिल disqualified from inheriting the property. So, a person who was by birth a lunatic or an idiot, they cannot inherit property, but by birth होने चाहिए। ठीक है, सो इस डिसेबिलिटी को नहीं रिमूव किया गया इस एक्ट से, एंड बाकी जो डिसेबिलिटीज थी उन सबको रिमूव कर दिया था इस एक्ट ने। सो दिस वाज द इफेक्ट ऑफ Hindu Inheritance Removal of Disabilities Act of 1928, and then ultimately the Hindu Succession Act came into force in 1956, and we'll be discussing the implications of this act in our upcoming videos. Thank you.